हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटोर अनुष्की मोटी और स्वागत है आप सभी का आज के इस मैथ्स के इस लेक्चर में जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमने बेसिक फॉर्मूलेज देखे थे और वहां हमने ये सीखा था कि एक सीक्वेंस क्या होता है और एपी के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती थी कॉमन डिफरेंस की वो वहां डिस्कस करी थी अब तक। उसके बाद हमने जनरल टर्म का एक फॉर्मूला भी निकाला था ए एन इक्वल टू या फिर टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे लाइक जब मुझे जनरल टर्म फाइंड करना होता था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि किस किस टाइप के हम पे क्या क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एपी और फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसमें तीन ही टॉपिक है, बस तीन भी क्या दो ही टॉपिक है बस। एक है जनरल टर्म फाइंड करने के लिए और दूसरा है सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए और कई बार क्वेश्चन क्या हो जाएगा इन्हीं के बीच में कोई चेंजेस करके क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखो आज जो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूं मैं वो क्वेश्चन है कि डिटरमाइन an AP whose third term is 5 and seventh term is 9। ठीक है भैया, तो ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे कि हमें एक AP बताना है। ठीक है, मुझे एक समानांतर श्रेणी बतानी है जिसका तीसरा टर्म तो 5 है और सातवां टर्म कितना है 9, ऐसा एक AP बनाना है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ना मुझे ए पता है, ठीक है, ए भी गिवन नहीं है, ना मुझे कॉमन डिफरेंस पता है डी, बस मुझे क्या पता है खाली दो टर्म्स पता है, मतलब एक थर्ड टर्म पता है और सेवंथ टर्म पता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी आपको क्या मिले ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले तो कैसे अप्रोच करनी है। देखो सबसे पहले देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सबसे पहले क्या लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू स्मॉल ए एंड डिफरेंस को क्या ले लेते हैं हम डी। फर्स्ट टर्म को ए मान लो और डिफरेंस को क्या ले लो डी ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, पहले इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ूं तो मैं यहाँ पे गिवन है कि थर्ड टर्म एपी का कितना है 5, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 5, तो मैं T3 का फॉर्मूला लगाता हूँ। मुझे Tn का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ये फॉर्मूला। और ये Tn क्या होता था, ये कोई भी टर्म हो सकता था, ये थर्ड टर्म भी हो सकता था, फिफ्थ टर्म भी हो सकता था, 100 टर्म भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे देखो थर्ड टर्म मुझे गिवन है तो n की जगह अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूं तो T3 कितना आ जाएगा मेरा a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस 2d। और क्वेश्चन में थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, यानी 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, इसको एक डब्बा दे दो और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखो क्या गिवन है कि सेवंथ टर्म भी गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला फिर ये यूज करो, यहाँ पे करते हैं T7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस 7 माइनस वन मल्टीप्लाई डी और T7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 9, सो 9 विल बी इक्वल टू a प्लस 6d। ठीक है, इसको भी दो एक डब्बा और इसको बोल दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, सॉल्व हो जाएगा। साइमल्टेनियस मेथड में जाओ वापिस, साइमल्टेनियस मेथड पढ़ा था हमने क्लास 8th 9th में, तो उस मेथड से हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो पहली इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 6d इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड अपना होगा। ठीक है, मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन मेरा कुछ और तरीका हो सकता है, आपका कुछ और तरीका हो सकता है, किसी और का कुछ और तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज तो आपकी अपनी है कि मतलब कोई किस तरीके से भी सॉल्व करेगा, कोई इसमें a की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कोई d की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कोई वैल्यू पुट मेथड से चेक कर सकता है, तो वो सब आपका अपना स्टैंडर्ड है। ठीक है, हम एक बेसिक मेथड जो हम पढ़ते ही हैं वही ले रहे हैं कि हम दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, इनके कोई एक कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों a है, तो मैं यहाँ पे खाली सीधे मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन करना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन चेंज होगा तो a माइनस ए कितना हो जाएगा 0, 2d माइनस 6d कितना हो जाएगा -4d इक्वल टू 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा -4। तो d यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया, -4 डिवीजन में जाएगा तो -4 से -4 कट जाएगा और वो कितना आ जाएगा 1। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब डिफरेंस आ गया तो उसे इस इक्वेशन में डालो और यहाँ से a निकालो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे एक AP मिल गया जिसमें पहला टर्म तो 3 है और डिफरेंस कितने का 1 1 का, तो AP क्या हो जाएगा मेरा, सीधे सीधे लिखते हैं
पहला टर्म 3, उसके बाद 3 में 1 ज़्यादा क्योंकि डिफरेंस 1 का है तो 4, उसके बाद 5, 6 और ये बन गया मेरा AP। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, और ऐसा क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हमें मिला है पहले, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेकिन देखो आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। A और D नहीं पता तो उनको वेरिएबल ही रखो और A और D की पहले वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक था। यहाँ पे फॉर्मूला अप्रोच 10th क्लास का था, ये बन गया फिर 8th क्लास में साइमल्टेनियस, और ये फिर 10th क्लास में। ठीक है, तो दोनों में इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करे हैं। तो चलो आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है, देखो आपका हमारा क्वेश्चन है फाइंड 31st टर्म, ठीक है, ऑफ AP whose 10th term is 38 and 16th term is 74। ठीक है, एक AP का मुझे 31वां टर्म बताना है। ठीक है, मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP। एक AP का 31वां टर्म बताओ, और उस AP की कंडीशन क्या है कि उसमें 10वां टर्म कितना है 38 और 16th टर्म कितना है 74। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो यहाँ पे खाली डिटरमाइन AP लिखा था इससे पहले क्वेश्चन में, डिटरमाइन AP हुज, ये और ये चीज तो बिल्कुल सेम है। तो पहला स्टेप देखो, मैं सबसे पहले चीज मैंने क्वेश्चन में क्या देखी, मेरे पे फर्स्ट टर्म गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, कहीं नहीं गिवन है, डिफरेंस भी नहीं दिया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ने यहाँ पे धोखा दे दिया हमें। तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस नहीं है तो उसको लाएंगे वापस। तो कैसे लाएंगे, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड डिफरेंस कितना ले लो, एज यूजुअल D। ठीक है, फर्स्ट टर्म को A मान लिया और डिफरेंस को D। तो मैं यहाँ पे देखो टुकड़ों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको 3 पार्ट में बांट देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखो इस AP का मुझे पता है T10 की वैल्यू कितनी गिवन है, 38 गिवन है ना, तो मैं T10 का फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या होता है A प्लस, पहले Tn का फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। तो अगर मैं T10 करूँगा तो कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है नहीं पता, प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, यानी अब T10 की वैल्यू देखो यहाँ से उठा के यहाँ फेंक दो, तो 38 इक्वल्स टू A प्लस 9D। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आ गया ये, देखो 38 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D 9D। सिमिलरली यहाँ पे देखो 16th टर्म की वैल्यू दे रही है 74, तो क्या करेंगे अब, T16 इज इक्वल टू 74 गिवन है, तो T16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, और T16 की वैल्यू है 74 इक्वल टू A प्लस 15D। इतना हो गया, ये D स्मॉल रखना। तो यहाँ से देखो, अगर मैं फिर मेरे पे देखो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखो यहाँ पे फिर 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना मुझे आता है। तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसे सॉल्व, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन है मेरे पे A प्लस 9D इक्वल्स टू 38, और दूसरी इक्वेशन है A प्लस 15D इक्वल्स टू 74। देखो यहाँ पे फिर अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि A सेम है, कोएफिशिएंट दोनों के 1 है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 6D इक्वल्स टू 64, नहीं 64 नहीं यार, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ बचेगा 3 में से 3 गया 36, इतना ही आ रहा है। 36 और 38 करेंगे, 30 और 30 60, हाँ ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D आ जाएगा मेरा 6। तो डिफरेंस देखो 6 का आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 6 का। तो यहाँ पे A निकालना है, तो A कितना हो जाएगा 38 माइनस 9 इंटू 6। अच्छा ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, हाँ नेगेटिव ही आ रहा है। तो कितना आ रहा है 54 माइनस 18, इतना ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, 9 6 54 माइनस 18 ही आ रहा है ना,
9 6 जब 54 होगा आपका। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ए से कितना, 15 में से 9 गया 6, ये आया 36, तो डिफरेंस की वैल्यू आई 6। अब डिफरेंस की वैल्यू मैं यहाँ डालता हूँ तो कितनी आ रही है मेरी, एक आ जाएगा 30, अच्छा सॉरी यहाँ पे 38 था, ठीक 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 ठीक। तो 38 माइनस 54, 38 माइनस 54 कितना हुआ, 16, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 16 यहाँ पे निकल के। अब देखो ए भी आ गया मेरे पे, डी भी आ गया। अब 31वां टर्म फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए, मुझे पता है फॉर्मूला। T31 कितना आ जाएगा मेरा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी a की वैल्यू डालो कितनी है 16 प्लस 30 इंटू 6, तो आ जाएगा 196, ठीक है। तो T31 मैंने कैलकुलेट कर लिया और वो कितना आया मेरा निकल के 196। तो करो इस क्वेश्चन को नोट। चलो तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 8 टाइम्स द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स इट्स 15th टर्म, फाइंड T23, ठीक है। तो भैया अब देखो आपको क्वेश्चन में एक चीज तो समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई आपको, कि क्वेश्चन कभी भी मिलेगा आपको तो कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जहां पे कुछ टर्म्स गिवन हो, किसी टर्म की वैल्यू गिवन होगी, किसी दूसरे टर्म की वैल्यू भी गिवन होगी। पहले तो ए और डी कैलकुलेट करना है और फिर उस ए और डी की मदद से कोई नया टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 स्टेप प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो 8, पहले मैं कंडीशन बनाता हूँ, 8 टाइम्स द 8th टर्म, यानी 8 जैसे 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 इंटू कर देना, 8 टाइम्स का मतलब हो जाएगा 8 इंटू करना। 8 टाइम्स द 8th टर्म यानी 8 टाइम्स T8, यही होना इसका मतलब। देखो 8 टाइम्स तो ये हो गया, 8th टर्म को कैसे लिखता हूं मैं, T8 इज इक्वल टू 15 टाइम्स इट्स 15 टर्म, यानी 15 टाइम्स इट्स 15th टर्म। और मुझे फाइंड करना है T23, ठीक है। तो यहां से देखो अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो यहां से देखो सबसे पहले 8 और T8 की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे देखो T8 कितना आएगा मेरा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ए को फर्स्ट टर्म डी को डिफरेंस, ठीक है। वो मान लेना खुद ही हुआ है, उस स्टेप को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वो आप मान लोगे क्योंकि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में मनवा लिया आपसे। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 7d और t कितना, T15 कितना हो जाएगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 14d, ठीक है। तो T8 और T कितने की वैल्यू मुझे पता है, उस वैल्यू को यहाँ डालते हैं। तो 8 टाइम्स a प्लस 7d इक्वल्स टू 15 टाइम्स a प्लस 14d। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो 8a प्लस 56d इक्वल्स टू 15a प्लस 15 इंटू कितना हो रहा है 14, तो 15 चक्कू 60, 15 1 15 6 21, 210 आ रहे के, देखो एक बार 14 10 की 140, 14 5 70, हाँ ठीक है 210d। सो यहाँ से आप सब चीज़ों को ले आओ तो देखो यहाँ पे 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7a, 210d में से 56d घटाओ तो कितना बचेगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका 210 में से 56 घटाओ कितना बच रहा है, 210 माइनस 56, 10 में से 6 गया 4 या 5, 154d इतना बच रहा है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं 7 कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा, a प्लस कितना बच रहा है, ये 0 के को चल रहा था ना, ये a प्लस कितना 7 दूनी 14, 1 बचेगा 22d, ठीक है। तो यहां से देखो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, a प्लस 22d की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो इसका भी मैं यूज करूंगा। a प्लस 22d की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आप बोल रहे हो यहाँ से ना तो मुझे a मिल पाएगा ना d मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पे a की इक्वेशन ना 2 वेरिएबल है, कैसे कैलकुलेट करूँ मैं, ठीक है। तो अभी इसको कैलकुलेट नहीं हो पा रहा तो इसको इतना ही छोड़ दो अभी, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इसको इतना छोड़ देते हैं। अब देखो क्या फाइंड करना है मुझे, T23। तो देखो मेरा T23 क्या होता है, a प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 22d। T23 की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 22d। अब क्या करें, अब देखो मैंने अभी तो कैलकुलेट कर लिया कि a प्लस 22d कितना है 0, तो T23 भी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखो एग्जामिनर इतना समझदार है, अगर वो इक्वेशंस ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रहा है जिससे कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है ना, तो आपको एक चीज तो नोट कर ही लेनी है कि इस कंडीशन का वो कहीं ना कहीं तो यूज करवाएगा हमसे, है ना, वरना वो कंडीशन देता ही नहीं ऐसी। इस कंडीशन का यूज करके देखो सीधे सीधे मैंने a प्लस 22 दिया है मेरा T23,
तो उसकी वैल्यू को क्या लिख दिया मैंने 0, तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में, और किसी को ऐसे भी नहीं करना तो देखो यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी -22d आएगी ना, इस वैल्यू को यहाँ डाल दो तो -22d + 22d कितना हो जाएगा 0। वैसे भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लो। सो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक चीज़ नोट करा रहा हूँ। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी कंपटीशन में बैठते हो, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम देते हो या आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कभी भी आपको ये चीज़ मिलती है, जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, उसमें क्या हो रहा था 8 टाइम्स 8th टर्म, अगर कभी जितने टाइम सर उतना ही टर्म लिखा है इक्वल टू समथिंग एल्स सर उतना ही टाइम्स उतना टर्म, तो उसकी वैल्यू, उसमें अगर कोई नया टर्म फाइंड कर रहा है, मतलब कि एग्जांपल ही समझाता हूँ यार, यहाँ देखो सीधे सीधे, इतनी बहस क्या करनी है। देखो कभी सपोज ऐसे लिखा थे 2 टाइम्स t2 इक्वल टू गिवन है 8 टाइम्स t2। ठीक है, 8 टाइम्स t8 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन कोएफिशिएंट्स का सम कर दोगे ना, ये चीज़ भी देखो, पहली कंडीशन ये होती है, ये चीज़ सेम होनी चाहिए, ये चीज़ सेम होनी चाहिए, ये चीज़ सेम होनी चाहिए, ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आती है, अगर मैं करूँगा क्या, इसमें t10 में फाइंड करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम वाला टर्म हमेशा 0। ये चीज़ सेम, ये चीज़ का सम जितना आ रहा होगा वो वाला टर्म 0। लाइक 3 टाइम्स t3 + 7 टाइम इक्वल टू 7 टाइम्स, अगर t7 है तो इसका t10 कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 + 3 कितना होता है 10, 0। t9 टाइम्स t9 इक्वल टू 11 टाइम्स t11, तो यानी t20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 + 9 20 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कभी भी कि लाइक एग्जांपल 20 टाइम्स t20 इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 30 टाइम्स t30, तो यानी मेरा t50 कितना आ जाएगा, t50 आ जाएगा 0। ठीक है, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो आप कई बार कंपटीशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 and 80 which are मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, या डिविजिबल बाय 3 भी लिख सकते हो, मल्टीपल डिविजिबल एक ही बात है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 and 80, 20 से 80 के बीच में वो सारी प्राकृतिक संख्याएं बतानी है मुझे जो 3 का मल्टीप्लाई हो। ठीक है, 3 का मल्टीपल क्या होता है, 27 होता है ना, ऐसा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें क्या हो कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने और कुछ मल्टीपल हो, 5 का, 3 का, 10 का, 2 का, कुछ भी, तो आप सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो वो होगा 21, होगा कि नहीं, 3 7 या 21 होता है, 20 तो डिवाइड होता नहीं है। उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, तो उसमें 3 ऐड कर दो, 24 ही होगा ना अगला। ठीक, अब ऐसे करते 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 आपको बताना है आखिरी नंबर कौन सा ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो 80 को 3 से डिवाइड कर लो, सबसे बढ़िया तरीका देखो कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, नहीं 3 2 जा 6, इतना हो जाए 26, 20 20 या 60, तो 78। देखो यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो ये 26 से पूरा जा रहा है, और तो मेरा कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। यानी अगर इसमें 2 नहीं होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। यानी अगर 10 में 1 ना होता तो क्या रहता, वो 9 रहता। 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो पूरा डिवाइड हो जाता ना, तो मल्टीपल होता। तो इसलिए मेरा आखिरी मल्टीपल यहाँ से कितना आ गया, देखो 80 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 78, यही होगा ना। चाहे तो करके भी देख लो, 3 2 जा 6, 26 से चल जाएगा। मतलब तरीका क्या, देखो आप जो आखिरी नंबर है उसको डिवाइड करो इससे, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको घटा दो, ठीक है, वो आखिरी डिविजिबल नंबर आ जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों का क्वेश्चन बन गया है ना। फाइंड द नंबर ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर यानी एन की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म मुझ पे 78 है, फर्स्ट टर्म की वन है, डिफरेंस पता है। सबसे पहले ए की वैल्यू 21, डिफरेंस 24 माइनस 21, और टी एन की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, पास 78, और एन फाइंड करना है। तो टी एन का फॉर्मूला यूज़ क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह 78 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3। इस 21 को इधर ले गए तो 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गया 5, इतना ही आएगा ना।
57 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू थ्री, तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर लो तो 19 इक्वल्स टू एन माइनस वन इम्प्लाइज एन इक्वल्स टू 19 प्लस वन इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे निकल के कितनी आ गई 20। तो इजी क्वेश्चन था ये भी काफ़ी। बस इसमें देखो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें मल्टीपल ऑफ 20 ऐसा कुछ भी पूछिए ऐसी कंडीशन, तो आपने सबसे पहला मल्टीपल फाइंड कर देना और आखिरी मल्टीपल फाइंड कर देना और डिफरेंस जितने का मल्टीपल है वो ये चाहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, तो आप इसको करो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप में। क्वेश्चन है देखो, हाउ मैनी होल नंबर्स divisible by 7 lie between 200 and 500, ठीक है। क्वेश्चन है 200 से 500 के बीच में ऐसे कितने होल नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में खाली जीरो का ही तो फर्क होता है। विच आर डिविजिबल बाय 7, 200 से 500 के बीच में। तो तरीका क्या है, तरीका फिर वही है, देखो सबसे पहले नंबर फाइंड करो। तो 200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 7 दूनी 14, 6 बचा 8, है ना। मतलब देखो यहाँ पे 200 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है, देखो 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, तो यहाँ से 4 बच रहा है, लाइक 4 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो मतलब अगर 200 में 4 हो, क्योंकि अब तो मेरे को बड़ा नंबर फाइंड करना है, जब छोटा नंबर कम पीछे वाला नंबर फाइंड करना होता है तो सब्ट्रैक्ट आगे वाले नंबर में ऐड। तो देखो 200 को जब डिवाइड करो तो 4 रिमाइंडर बच रहा है। लाइक अगर मैं 204 को डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा, 204 को डिवाइड करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 7 से ना, मैंने कुछ गलती तो नहीं, 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना हुआ 14, 60 बचा ना, 7 8 जा 56, तो ये हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कितना होता है, अगर 204 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से तो कितना आ रहा है, 7 2 जा 14, ठीक है, कितना बचा 64। ये तो 7 की टेबल में जाएगा नहीं, मैंने कुछ गलती करी है क्या, ये बिटवीन 4 या 6, अच्छा तो रुको एक सेकेंड है। देखो 200 को मैं जब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो ऐसे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 200 को जब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो 7 दूनी 14, 6 बचा 60, 7 8 जा 56। देखो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा है ना। अब डिवीजन करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दीबाजी में, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करा दिया था मैंने। देखो अगर मुझे कंप्लीट डिवीजन करना है तो मुझे 3 और देना पड़ेगा ना इसमें, तभी तो देखो 4 रिमाइंडर बच रहा है। जब कंप्लीट डिवीजन होगा तो मुझे 3 और देना पड़ेगा इसमें, तभी डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या कर दूंगा मैं, अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा 203। अब इसको 7 से डिवाइड करो तो 7 2 जा 14, 63, 29। अब ये पूरा जा रहा है, मतलब कि मेरा देखो पहला टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहला टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा 203, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है डिवाइड जब करोगे, कि देखना है कि हमें तो 7 बनाना है ना, तो वो कैसे बन रहा है। तो देखो 203 हो गया, उसके बाद वाला टर्म कितना होगा मेरा 210, 7 ऐड कर लो। और सिमिलरली देखो आखिरी टर्म के लिए देखो 500 को आप डिवाइड करो किससे, 7 से, तो 7 से देखो ये कितना जा रहा है, 7 7 जा 49, 10 बच रहा है, 7 2 जा नहीं 7 बन जाएगा नहीं, 7 बन जा 7, कितना बचा 3, तो यानी 3 रिमाइंडर आ रहा है ना। जब मैं इसको 7 से क्या कर रहा हूँ 3 रिमाइंडर, तो मतलब अगर ये 3 नहीं होता, यहाँ पे 3 नहीं होता, इसको ऐसे समझो, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता ना। लाइक 500 में से अगर मैं 3 घटा दूँ 497, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता तो कितना आता, 7 7 जा 49 और 7 तो 171, कंप्लीट चल जाता, ठीक है। तो अगर ये 3 नहीं होता तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाता, मतलब आखिरी टर्म कितना आ गया 497। चलो वैसे मैं आपको ये भी समझा देता हूँ इसी तरीके से। अगर मैं 200 को देखो 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, कितना बचा 4। तो ऐसा डिवाइड करने में 4 मिला। लेकिन अगर देखो यहाँ पे ऐसे समझो कि अगर 4 में अगर 3 और होता, 4 में क्या होता 3 और होता मुझ पे, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता ना। 4 में अगर यहाँ पे 4 की जगह 7 होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। इसलिए मैंने क्या कर दिया 200 में कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी आप ये अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 203, डी की वैल्यू आ गई 7 और टी एन की वैल्यू कितनी हो गई 497, ठीक है। 3 चीज़ें मुझे पता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो
टी एन का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू कितनी है 497 इक्वल टू ए कितना है 203 प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस कितने का 7 का। तो इसको इधर घटाएंगे तो 7 में से 3 गया 4, 9 एज इट इज़, 4 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 294 बचेगा ना, 7 में से 3 गया 4, 9, हाँ ठीक है, इक्वल टू एन माइनस वन बाई 7। तो यहाँ से एन माइनस वन कितना आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, 7 42 इतना आएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 43, ठीक है। तो एन की वैल्यू हो गई 43। तो अब देखो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, है ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप कर लोगे इजीली सॉल्व, जिसमें हमें एन टर्म फाइंड करना होगा या फिर ये डिविजिबल वाली कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक डिस्कस कर लिया हमने। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, इफ 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, फाइंड द एपी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें देखो 8th टर्म पता है मुझे, 15th टर्म पता है मुझे, 15th टर्म के लिए कंडीशन पता है कुछ, और मुझे एपी बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, हमेशा जब ए और डी गिवन ना हो तो पहले ए और डी को क्या ले लो, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड डिफरेंस इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो पहले T8 का फॉर्मूला लगाओ, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो T8 कितना हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 7d, ठीक है, इतना हो जाएगा। एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, यानी T15 इस बार क्या गिवन है 16 मोर देन, यानी 16 प्लस T11, ये कंडीशन गिवन है। इस बार 15th टर्म को इस तरीके से दे दिया उसने, 16 मोर देन 11th टर्म, यानी 11th टर्म जितना होगा उससे 11 ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे T15 कितना जाएगा मेरा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16 प्लस 16 इंटू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। इसको देखो सॉल्व करता हूँ, तो ये a से ये तो पहले ही काट दो, ये बन जाएगा 14d इक्वल टू 16 प्लस 10d, इतना बचेगा, इतना बचेगा ना। तो 16d माइनस 14 ये बचेगा 4d इक्वल टू 16, d कितना आ गया 4। तो देखो d की वैल्यू आ गई 4, तो d की वैल्यू यहां डाल के हम क्या निकाल सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है, अच्छा देखो यहाँ से ये तो बहुत आसान हो गया, यहाँ से डिफरेंस सीधे सीधे मिल गया, d की वैल्यू इसी कंडीशन से मिल गई मुझे डायरेक्ट, कितनी आ गई 4, ठीक है। अभी d की वैल्यू को अगर मैं यहाँ डालूँ, देखो T8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 31, तो ये 31 के इक्वल रहा होगा, T8 जो मैंने निकाला वो 31 के इक्वल रहा होगा ना। तो यानी a प्लस 7d इक्वल टू 31, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 31, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 31 माइनस 28 इक्वल टू 3, ठीक है। तो एक कोई एक ऐसा एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 3 और डिफरेंस कितने का 4 का, तो एपी का जाएगा 3 प्लस 4 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 4 कितना हुआ 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आंसर यही आ रहा है मेरा, बिल्कुल ठीक आंसर है 3 7 11 15। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसको क्या कर लो आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सम ऑफ 5th टर्म एंड 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72 एंड सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97, फाइंड एपी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले चीज आपने वही देख ली, ए और डी कुछ नहीं पता, ए और डी कहीं दिख रहा है आपको दूर दूर तक। सम ऑफ 5th 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72, सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 97, फाइंड एपी। ए का कहीं जिक्र नहीं है, डी का कहीं जिक्र नहीं है, तो पहली चीज फर्स्ट टर्म को क्या ले लो ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस यानी सी डी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस बोलो या डिफरेंस ही बोलो, कन्फ्यूज मत होना, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन ये दे रही है, सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म, यानी सम 5th टर्म कैसे लिखते हैं हम T5 प्लस T9, इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 72, और साथ में क्या दे रखा है एंड सम ऑफ 7th टर्म यानी T7 प्लस T12 की वैल्यू कितनी गिवन है 97। तो T5 का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस T9 कितना हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दे रखी है 72, यानी a प्लस a कितना हो गया 2a, यहाँ से कितना बचेगा देखो 5 माइनस 1 4d, यहाँ से बचेगा 9 माइनस 1 8d, यानी 12d आ रहा है टोटल, देखो 4d प्लस 8d यानी 12d, ठीक है, इक्वल टू 72, यानी इसको छोटा करना है तो a प्लस 6d की वैल्यू कितनी गिवन है 2 से डिवाइड कर लो 36, इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने तो 7d कितना हो जाएगा देखो मेरा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी
प्लस T12 कितना हो जाएगा, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 97। तो यहाँ से A प्लस 60 प्लस A प्लस 11D इक्वल्स टू 97, यानी 2A प्लस 97, 2A प्लस 17D इक्वल्स टू 97, इतना आ गया ना। तो एक काम करो यार, इस इक्वेशन को रिड्यूस मत करो, क्योंकि मेरे को फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना सेम बनाने के लिए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। वो क्योंकि बाद में अगर मैं सॉल्व करता तो मुझे फिर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो पहली इक्वेशन है मेरे पे 2A प्लस 17, इसको मैं पहले किसी को भी ले सकता हूँ पहले, तो पहले चलो मैंने इसको उतार दिया, किसको, इसको। तो 2A प्लस 12D इक्वल टू 72 और फिर 2A प्लस 17D इक्वल टू 97। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 12 में से 17 गया माइनस 5D इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 12 में से 7 गया 5 और कितना बचेगा यहाँ, नहीं 7 में से 5, 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 2 माइनस 25। तो D कितना आ गया 5। D की वैल्यू देखो मेरे पे कितनी आ गई 5, D की वैल्यू 5 आ गई। तो A निकाल दो यहाँ से रख के, इस इक्वेशन में रख दो। 2 इंटू 5 प्लस, अच्छा D आया था ना, तो 2A प्लस 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 72, यानी 2A प्लस 2A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सीधे करेंगे तो 72 माइनस 60, यानी A कितना आ जाएगा मेरा 12/2 यानी 6, ठीक है। A की वैल्यू कितनी आ गई 6, A की वैल्यू 6 आ गई। तो ये हो गया हमारा A और D की वैल्यू। अब AP बताना है तो AP क्या हो जाएगा, देखो 6, उसके बाद डिफरेंस कितने का है 5 का है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं AP, पहला टर्म 6, उसके बाद 6 प्लस 5 11, उसके बाद 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, उसके बाद 21, ठीक है। तो ये बन गया मेरा AP, ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। मुझे ये बताने कि ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे 3 डिजिट में ही पूछा जा सकता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। अगर आप इसमें सबको सबसे पहले 2 डिजिट, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कितना होता है 10, है ना, 10 से ही होते हैं 2 डिजिट नंबर शुरू, 1 2 3 4, तो 1 डिजिट हो गए। और आखिरी 2 डिजिट नंबर कितना होता है 99। तो आपको 10 से 99 के बीच में ऐसे नंबर्स फाइंड करने जो कितने होंगे 7 से डिविजिबल, और बताने कितने ऐसे नंबर्स हैं। तो सबसे पहला नंबर देखो 14 ही होगा डिविजिबल, ये तो सबको पता है ना, 7 2 14, उसके बाद 21 और आखिरी फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 100 को 7 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो यानी 98 ही होगा। करके देख लो चाहे तो, 100 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 2 जा 7 1 जा 7, 30 बचा, तो 7 2 जा 7 4 जा 28, तो कितना बचा रिमाइंडर 2, तो यानी 98। या तो 14 की टेबल अगर किसी को याद है तो डायरेक्ट। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, अब आपको n फाइंड करना है, A पता है आपको, D पता है और TN पता है, तो आप ये खुद ही कर लोगे ना सॉल्व, ठीक है। तो इसको खुद करना और आंसर आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना इसका, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करना खुद से। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम पे, विच टर्म ऑफ एन AP गिवन है, देखो मुझे 3 15 27 will be 132 more than कितना देर का 54th टर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखो कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, विच टर्म ऑफ एन AP, ये एक AP गिवन है मुझे 3 15 27 39 आगे बढ़ता रहेगा। इस AP का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा किससे, 154th टर्म से, है ना। तो सबसे पहले देखो मैं 54th टर्म फाइंड कर लूं, क्योंकि उसमें 54th टर्म मुझे तो इसमें n की वैल्यू बतानी है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, विच टर्म ऑफ एन AP, ये एक AP है, इसका कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा इस टर्म से। तो पहले मैं ये टर्म ही फाइंड कर लेता हूँ। तो T54 डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई। A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की जगह 54 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी जाएगी देखो 15 माइनस 12 कितना, 15 माइनस 3 कितना हो गया 12। तो 3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 इंटू 12, यानी कितना आ रहा है 3 प्लस 12 3 36 12 636 आ रहा है क्या, तो कितना आ गया 639। तो T54 की वैल्यू कितनी हो गई 639। अब हमें बोल के इसमें 132 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, TN मेरा कितना मान लेता हूं मैं 639 में 132 ऐड कर दो, इतना ही करना पड़ेगा ना। तो 871 ही आ रहे, 9 2 11 3 3 6 1 7, अच्छा 8 ये आएगा हमारा 771, ठीक है।
771 आ गया। टीएन की वैल्यू कितनी आ गई 771। अब यहाँ पे देखो टीएन की वैल्यू हो गई, मुझे बताना है विच टर्म ऑफ एन ईपी, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो टीएन का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या होता है टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 771 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन, और डी कितने का है, डी तो 12 का ही है ना। तो यहाँ से इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 768 ही आ रहा है ना ये, 768 इक्वल टू एन माइनस वन बाई 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, 64 इक्वल टू एन माइनस वन, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 65। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार में, एन की वैल्यू 65 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब देखो हमने अब मोस्टली हर टाइप के क्वेश्चन लगभग कवर कर ही लिया है ना। हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया जब इस टाइप के क्वेश्चन में जब 132 मोर पूछा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे क्या गिवन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, प्रूव दैट m प्लस nth टर्म इज 0। देखो आज ही लेक्चर में मैंने शुरू में ये चीज पढ़ी थी, जहां मैंने ये नहीं पढ़ा था 10 टाइम्स T10 इक्वल टू 5 टाइम्स T5 है तो T15 कितना होता था 0। वैसे यहाँ पे क्या बोला देखो m टाइम्स mth टर्म यानी m इंटू Tm इक्वल टू n टाइम्स Tn। अब मुझे क्या प्रूव करना है, Tm प्लस n की वैल्यू कितनी है, प्रूव दैट इट्स m प्लस nth टर्म यानी Tm प्लस n कितना है 0। ठीक है, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है और ये कंडीशन गिवन है। तो ये रिजल्ट तो मैंने याद रखा है, लेकिन अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले m टाइम्स Tm कितना हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट टर्म a है तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी ये हो जाएगा, और n टाइम्स Tn कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा ma प्लस m माइनस वन, या फिर इसको खोली दो तब तक md माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा na प्लस n। अच्छा देखो यहाँ बाहर से m भी था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ये खुलेगा m, तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही खोलते हैं। देखो ma प्लस एम डी इंटू एम माइनस वन इक्वल टू एन ए प्लस एन डी इंटू एन माइनस वन इतना हो गया। अब यहाँ से देखो सबको अगर मैं इस साइड ले आऊँ, ये इससे पहले इसको थोड़ा और खोलना है तो खोल लो, एम स्क्वायर डी माइनस एम डी ये हो जाएगा ना, एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है, चाहते तो आप इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज हो इसलिए मैं डायरेक्ट लंबा मेथड से कर रहा हूँ। तो एम ए इसको देखो मैं सबसे पहले इधर लिख रहा हूँ माइनस एन ए प्लस इसको फिर देखो एम स्क्वायर डी, इसको इधर लिख दिया मैंने माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन डी इक्वल टू माइनस एन डी प्लस एन डी हो जाएगा 0 है ना। ये पूरा लिख दिया मैंने, देखो सब चीज़ों को मैं इस साइड लाके, तो एम ए माइनस एन ए एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है ए, तो बच रहा है एम माइनस एन, इसको देखो डी कॉमन लेंगे और ये बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यानी एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन ये बचेगा। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो कितना बच जाएगा एम माइनस एन इंटू डी, माइनस डी कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू 0 इतना बच गया। अब देखो यहाँ पे सब में मेरे पे कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सब में मुझे एम माइनस एन कॉमन मिल, एम माइनस एन ही कॉमन मिल रहा है ना। तो एम माइनस एन इंटू ये कितना बच रहा है, देखो यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से कितना बचेगा डी टाइम्स एम प्लस एन माइनस डी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये चीज़ तो इधर भाग जाएगी तो ये 0 बन जाएगा। अब मेरा क्या बचेगा, एक सेकेंड में देखता हूँ कि हाँ जगह है। तो यहाँ से देखो a प्लस यहाँ पे d कॉमन लो तो कितना बचेगा m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 0 इतना कंडीशन आ गई मेरे पे। और देखो अगर मैं tm प्लस एन निकालूंगा तो tm प्लस एन कितना आएगा मेरा, tm प्लस एन भी कितना आएगा मेरा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि tm प्लस एन कितना होगा 0। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस ये थोड़ी ये तो फैक्टराइजेशन वगैरह 8th-9th क्लास में जो पढ़ते हैं वो अप्लाई किया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आज हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, तो ये सारे क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर मिल सकता है। ठीक है, ये 11th के लिए भी, 11th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि उन पे एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन थे। साथ ही साथ 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही लेक्चर, और 10th बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के बस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सारी मिलती रहेगी। आपको यहाँ कंप्लीट कोर्स मिलेगा 10th का, 11th का, 12th का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप ये पढ़ते रहना, और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े अभी तक तो जल्दी से जुड़ लो, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले
लेक्चर में। थैंक यू।